संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां अर्थात स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सबसे पहली बात तो यही आएगी, आप सबको लिख लेना है कि हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ था। सबको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और उस दिन हमारे संविधान में जो आपका लिखना, मूल संविधान में जो अनुसूची थी, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान में जो आपका अनुसूची थी, सबसे पहले इस बात को जाने, अनुसूची थी, उनकी संख्या होती थी आपकी 8। ठीक है। और वर्तमान संविधान में अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट हम बात करें, वर्तमान संविधान में यानी स्केड्यूल्स इन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर अनुसूची कितनी हो गई? 12। यानी इतनी बात समझ में आ गई कि 4 अनुसूची जो है वो बाद में जोड़ी गई हैं। और बाद में कब कब जोड़ी गई हैं? तो 8 के बाद में सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट बना लो। ठीक है। जो नवी अनुसूची है आपका, जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल भी बोल सकते हैं आप इसको, शेड्यूल भी कह सकते हैं, तो वो जोड़ी गई थी आपका प्रथम संविधान संशोधन से। प्रथम संविधान संशोधन अर्थात फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था? तो आप कहेंगे भैया 1951 में। इससे जोड़ी गई नवी अनुसूची, जो आपका नवी अनुसूची थी। और यहाँ से बहुत ऐसे प्रश्न बनेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मतलब आप इसको जो है ना, चैप्टर को ये समझो कि ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट का काम करता है। इससे बनने वाला प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। हम ट्रिक से भी याद करेंगे, कोई भी अनुसूची आप नहीं भूल सकते हैं, लेकिन पहले हमको बहुत बारीकी और विस्तार से चीज़ों को जान लेना होगा। उसके बाद में हम आपका क्या बोलेंगे, आगे जोड़ेंगे। 10वीं अनुसूची बताएं दोस्त, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो जो 10th शेड्यूल था आपका, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है आपका किससे? 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 52वें संविधान संशोधन से, जो हुआ था आपका 1985 में। ऐसे ही दोस्त आपसे पूछे 11वीं जो अनुसूची है आपका, जो 11वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था आपका 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है। जो हुआ था आपका कब? 1992, 1992। और 12वीं अनुसूची आपसे पूछे 12th शेड्यूल को कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया है आपका 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में ही। ये तो लिख सकते हैं ना आसानी से, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो ये 4 जो है हमारी बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि किस अनुसूची में क्या है, हम आगे चल के जानेंगे। यहाँ पर भूमि सुधार है, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन अर्थात दल बदल है, यहाँ पर आपका पंचायतों की बात है, और यहाँ पर आपका म्यूनिसिपल अर्थात नगर पालिका की बात है। इसको हम जानेंगे। तो तैयार हैं पढ़ने के लिए? थम्स अप कर दीजिए जी भैया। ये तो आपका एक बेसिक ग्राउंड हुआ शेड्यूल्स को जानने का, लेकिन किस शेड्यूल में क्या बात की गई है और कितना टफ क्वेश्चन भी आ जाता है और कितना आसान प्रश्न भी आ जाता है, दोनों ही पहलू पर बात करेंगे। तो लिखेंगे आपका प्रथम अनुसूची अर्थात पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची। बहुत धैर्य के साथ में जानना, तभी आप इससे बनने वाले अच्छे से अच्छे प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम ऐसी कोई क्लास कर लें जिसमें 2 ही मिनट में अनुसूची बता दें, तो फिर 2 नंबर कटते भी हैं परीक्षा में, है ना? क्योंकि बनने वाले प्रश्न फिर आप बना नहीं पाते हैं। लिखेंगे जो प्रथम अनुसूची है आपका, यानी फर्स्ट स्केड्यूल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्केड्यूल, इसमें क्या बताया गया है? फर्स्ट स्केड्यूल में बताया गया है साथी आपका भारत के राज्यों, भारत के, एक एक शब्द को ध्यान से देखना और लिखना सुंदर तरीके से, कॉपी पेन लेके। भारत के राज्यों एवं
एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम, यानी भारत में जो राज्य होंगे या यूनियन टेरिटरीज होंगी उनके नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। सॉरी, एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। मैंने कल भी सारे साथियों से रिक्वेस्ट की थी कि आप कभी भी ऐसा ना करें कि मैं तो एक ही भाषा में पढ़ूंगा, अन्य भाषा को भी जान लीजिए। द नेम, राज्यों एवं संसाधित प्रदेशों के नाम, द नेम बाउंड्रीज एंड इंडिया हैव बीन कैप्ट। तो पहली अनुसूची में क्या है, भारत के जो राज्य हैं। अब भारत को मैंने आपको बताया था, भारत क्या है आपका, फेडरल है कि यूनियन है। तो हम सब बताएंगे कि भारत एक यूनियन था, इसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे अलग नहीं हो सकते हैं। यही यूनियन के मायने हमने आपको समझाए थे। तो आप कहोगे वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28। और यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है जो संघ के द्वारा सीधे प्रशासित किए जाते हैं, मतलब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सेंटर के हाथ में होता है, सेंटर के अंडर में होता है। तो ऐसे संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे भैया वो आपका 8 है वर्तमान में। तो वो 28 राज्य, कितने राज्य हैं भारत में, 28। और संघ 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 शासित प्रदेश कितने हैं हमारे यहाँ पर, तो आप कहेंगे संघ शासित प्रदेशों की संख्या भैया भारत में 8 है। यूटी, जैसे दिल्ली एक यूटी है, पुडुचेरी एक यूटी है, लक्षद्वीप एक यूटी है, अंडमान निकोबार एक यूटी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, लद्दाख एक यूटी है, दमन और दीव एक यूटी है, और एक यूटी का नाम मैंने नहीं लिया है, उसका नाम आप बताएंगे वो कौन सा होगा। ठीक है, तो यानी कि पहले मैं बता दिया, जब हम आर्टिकल 1 को भी पढ़ेंगे तो हम कहेंगे भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। लेकिन अनुच्छेद 1 में आप कहीं भी राज्यों के नाम या साथ ही यूटीज के नाम नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए क्या बोला गया उन्हें, जिसका वर्णन कहां पर है, अनुसूची 1 में है। अब अनुसूची क्या है, तो अनुसूची के लिए अलग से संविधान में क्या है, कुछ पेज जोड़ दिए गए कि प्रथम अनुसूची में ये सभी राज्य, वहां पर आपको 28 राज्यों के नाम और वो जो यूटी हैं उनके नाम लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, हमेशा। भैया चंडीगढ़ का नाम आपने नहीं लिया, तो बहुत शाबाश। दूसरी अनुसूची पर आते हैं साथी, आपका पहली हो गई, लेकिन दूसरी अनुसूची अर्थात सेकंड शेड्यूल में क्या बताया गया है, शेड्यूल नहीं होता है, स्केड्यूल ही होता है, हम इसको बोलते ही शेड्यूल हैं। क्या बताया गया इसमें, संवैधानिक पदों पर आसीन ऐसे लोग जो संवैधानिक पदों पर हैं, संवैधानिक पदों पर आसीन संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारी लिखें या अधिकारी, पदाधिकारी लिख सकते हैं, आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार, जो भी स्पेशल राइट्स उनको मिलेंगे। एक चीज को मार्क करके रखेंगे, वेतन को मार्क कर लीजिए। वेतन बोले तो सैलरी को मार्क कर लेंगे भैया, इसमें क्या बोलेंगे, एमोल्यूमेंट्स, परिलब्धियां का मतलब होता है जो अतिरिक्त, कुछ भी वेतन के अतिरिक्त, इमोल्यूमेंट्स। वे अब देखो यहां पर ये बात आती है कि दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, वे सभी लोग जो संवैधानिक पदों पर आसीन हैं उन सब पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार, मतलब वेतन के अलावा उनको जो भी अलाउंस मिले
या जो भी अन्य सुविधाएं मिलेंगी वो सभी किस में है, अनुसूची 2 में। लेकिन आप सब लोग पढ़ लेते हैं अनुसूची 2 में आपका आपका क्या बताया गया है, वेतन को बताया गया है। लेकिन जब प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि अनुसूची 2 के अंतर्गत किसके वेतन का प्रावधान नहीं है, अब आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि अनुसूची 2 में किस किस के वेतन बताए गए हैं, तो तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि किस किस की सैलरी को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है। तो जरा बताएं आप किस किस को जानते हैं, किस किस के वेतन हैं यहाँ पर। तो नोट करना, पहली बात, किस किस के वेतन बताए गए हैं, राष्ट्रपति का वेतन यहाँ पर बताया गया है, जो भी मॉन्यूमेंट्स होंगे, राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट। दूसरा जो यहाँ पे बताया गया है वो राज्यपाल का वेतन, और जो ये शब्द है ना परिलब्धियां, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग होता है, गवर्नर। तीसरा यहाँ पे बताया गया है लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। बहुत ध्यान से सुनते और समझते हुए चलना है, तभी आप प्रश्नों के उत्तर देखोगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, क्या बोलेंगे, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, LS4 लोकसभा। जब भैया लोकसभा की बात की गई है तो राज्यसभा की भी की गई होगी। तो राज्यसभा में कौन होते हैं प्रमुख, सभापति। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति यानी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सभापति और उपसभापति के बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है। क्या बोलेंगे, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के अलावा फिर ऐसे ही, ये तो केंद्र के हो गए, फिर राज्य के आएंगे। तो राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों में भी तो विधानसभा होती हैं, राज्यों की विधानसभा में भी कौन होते हैं आपका, राज्य की विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे जैसे लोकसभा में होंगे, क्योंकि ये भी निम्न सदन है। उपाध्यक्ष अर्थात हम कह सकते हैं आपका स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो केंद्र में कौन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही राज्य में क्या होंगे, विधानसभा, और राज्य में ये क्या है, विधानसभा निम्न सदन होता है। ऐसे ही राज्य में, साथी मुझे बताइए, कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं ना जिनमें विधान परिषद भी होती है, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट्स में है, ये आप सब लोगों को उत्तर देना है। यानी भैया विधानसभा आएगी तो राज्यसभा की तरह फिर विधान परिषद भी आएगी। यानी एक बात की गई है, राज्यों की जो विधान परिषद होगी, विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होंगे, परिषद के सभापति और उपसभापति, आप सबने मुझे उम्मीद है बताया होगा भैया 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो वहां के जो आपका सभापति और उपसभापति उनकी भी सैलरी, तो हम कह सकते हैं आपका चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, DC लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसी को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं, मैंने आपको बताया था MLC, तो MLC का वेतन बताया गया है। और साथ में आपका क्या बोले, अभी तो सभापति की बात करें, अभी सदस्यों की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी MLC मैंने बोल दिया, इसके सदस्य MLC होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है। तो कितने लोग हो गए यहाँ पर बताएं, 3, 2, 5 और 1, 6 हो गए। अब विधान परिषद यहाँ पर बोला केंद्र के हो गए, फिर राज्य के हो गए, ऐसे ही फिर साथ ही उच्चतम न्यायालय नोट करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सेंटर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश